हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सब लोग? मैं आशुतोष स्वागत करता हूं आपका हमारे चैनल ए स्क्वायर एकेडमी में। मैं उम्मीद करता हूं आप लोग अपने घरों में तंदुरुस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। फ्रेंड्स, आज हम लोग प्रैक्टिस सेट 1.3 कंप्लीट करेंगे जो कि हम लोगों ने महाराष्ट्र की 10th स्टैंडर्ड से लिया है। ठीक है, मैथमेटिक्स का पार्ट 1 है, उसी का हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं। लास्ट टाइम में हमने कुछ सेशंस कंप्लीट किए थे जिसमें प्रैक्टिस सेट नंबर 1.1 एंड प्रैक्टिस सेट नंबर 1.2 को कवर कर दिया था। उसी का आज नेक्स्ट पार्ट 1.3 एक्सरसाइज को हम लोग कंप्लीट करेंगे। सो आज का सेशन स्टार्ट करते हैं मेरे साथ। सबसे पहले सेशन को आप लोग एक बार शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ ताकि ये कंटेंट ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास तक पहुंच सके। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिस सेट 1.3। चैप्टर नेम है हमारे पास लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। इसके बारे में हम लोगों ने लास्ट टाइम में बहुत सारी बातें कर ली हैं। ठीक है, आपको 2 टाइप के मेथड भी मैंने सिखाए थे। एक एलिमिनेशन मेथड सिखाया था कि एलिमिनेशन के मेथड के थ्रू आपको कैसे सॉल्व करना है। ओके, उसके बाद हम लोगों ने एक और मेथड सीखा था जिसको हम लोगों ने ग्राफिकल मेथड बोला था, वो 1.2 एक्सरसाइज में कंप्लीट किया था। आज हम लोग प्रैक्टिस सेट 1.3 कवर करेंगे। ठीक, लेसन नंबर है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ओके फ्रेंड्स, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। सो प्रैक्टिस सेट 1.3। आज इस प्रैक्टिस सेट 1.3 को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताऊं इसमें कौन सा मेथड अप्लाई करना है। आपको डिटर्मिनेंट के थ्रू आपको सॉल्व करना है। क्रेमर्स रूल आप लोगों को यहां पर अप्लाई करना है। ओके फ्रेंड्स, क्रेमर रूल क्या होता है, व्हाट इज क्रेमर रूल एंड व्हाट इज डिटर्मिनेंट, इन सब चीजों का इंट्रोडक्शन के साथ साथ पूरी एक्सरसाइज को हम लोग इस सेशन के अंदर कंप्लीट करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो सब लोग मजे से एक रफ ले लो और एक पेन ले लो और साथ ही साथ टेक्स्ट बुक लेकर बैठ जाओ मेरे साथ, ताकि जो भी क्वेश्चन हम लोग बोर्ड पे सॉल्व करेंगे वो आप लोग नोट डाउन करते रहना। नहीं तो फिर इसके अलावा और कोई तरीका नहीं है मैथ सीखने का जो आपको सिखा सके कि मैथ कैसे आएगी। ओके फ्रेंड्स, चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हेडिंग दी हुई है हमारे पास डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट की बात कर लेते हैं, व्हाट इज डिटर्मिनेंट। सो डिटर्मिनेंट को डी से डिटर्मिनेंट की स्पेलिंग जो है पहले तो उसको बता देते हैं। ये है डिटर्मिनेंट। ओके फ्रेंड्स, डिटर्मिनेंट को डिनोट करने के लिए हम लोग डी फॉर डिटर्मिनेंट होता है तो डी का यूज करते हैं। ओके, फिर उसके बाद इसका सिंबल होता है ऐसे 2 पैरेलल लाइन आपको ड्रॉ कर लेनी है। ओके फ्रेंड्स, दिस इज द सिंबल ऑफ डिटर्मिनेंट। ओके, ये ना सिमिलर उसी मैट्रिक्स की तरह होता है। ये जैसे मैट्रिक्स आप लोगों ने अभी तो नहीं पढ़ा होगा, 10th स्टैंडर्ड में मैट्रिक्स नहीं है, ठीक है, बट डिटर्मिनेंट ना उसी तरह से कुछ ना कुछ काम करता है। बस आप इनका ये साइड हटा दो तो ये क्या बन जाता है, डिटर्मिनेंट बन जाता है। ठीक है, तो ये चीज ना डिटर्मिनेंट बोलते हैं इसको। इसको अप्लाई कैसे करते हैं, सॉल्व कैसे करते हैं, जरा उसकी बात करेंगे। आपके पास ना डिटर्मिनेंट काफी टाइप के हो सकते हैं। स्क्वायर डिटर्मिनेंट भी हो सकता है, ठीक है, रो डिटर्मिनेंट एंड कॉलम डिटर्मिनेंट, इस तरह के काफी सारे डिटर्मिनेंट आपको मिल सकते हैं। जरा उसकी बात करेंगे हमारे पास कैसे होता है। अच्छा, स्क्वायर क्या होता है, ये चीज स्क्वायर होती है ना, आप कहोगे ऑल साइड्स आर इक्वल तो वो स्क्वायर बन जाता है फिगर। ठीक है, इसी तरह इसमें जरा चेक करो। मैंने कहा कि यहाँ पर एक ए है, यहाँ पर भी ए है, ये ए और ये, इसमें 4 एलिमेंट हमने फिल कर दिए। बट इस वाले ए के पास नेम है 1 1, इसके पास है नेम 1 2, ये वो नेम 1, ये हो गया 2 1, ओके, ये हो गया 2 1 और ये क्या हो गया 2 2 हो गया। क्लियर इतनी बात। ये डिटर्मिनेंट के एलिमेंट हमने फिल कर दिए। अच्छा, यहाँ 1 1 1 2 2 1 एंड 2 2 ये क्या डिनोट करता है, इसकी भी बात करनी जरूरी है। ठीक है, इसी डिटर्मिनेंट को हम लोग ऐसे भी फिल कर सकते थे, आप चाहो तो ऐसे लिख लो ए बी सी डी। अब एलिमेंट आपके पास ये हो गए, बट ऐसे लिखने से ये पता चल जाता है कि इसकी पोजीशन क्या है। ओके बेटा, इसका ऑर्डर क्या है, कौन से ऑर्डर का कौन सा एलिमेंट है, ये पता चल जाता है। ठीक है, डिटर्मिनेंट के बारे में अगर मैं बताऊं तो आपके पास ना एक ऑर्डर मिलता है बेटा, उसको कहते हैं R इंटू सी ऑर्डर। ठीक है, अब आप पूछोगे व्हाट इज आर एंड व्हाट इज सी। सर क्या क्या बताते चले जा रहे हो, एक से एक नई चीज आती जा रही है ना। चैप्टर शुरू हुआ है तो सबसे पहले डिटर्मिनेंट ही आज पहली बार पढ़ रहे हैं। आप लोगों ने अपने क्लास 1 से लेकर 9 तक की क्लास में अभी तक डिटर्मिनेंट नहीं पढ़ा होगा। अब ये 10th स्टैंडर्ड में नई चीज आ गई ना। तो
तो इसको समझो, बहुत इजी चीज है। यहां पे मैंने कहा R इंटू सी, वेयर R इज स्टैंड फॉर रो एंड C इज स्टैंड फॉर कॉलम। C इज स्टैंड फॉर कॉलम। क्लियर इतनी बात? नाउ कैन यू चेक व्हाट इज द रो एंड व्हाट इज द कॉलम इन दिस डिटर्मिनेंट? आप चेक करके बता सकते हो क्या यहाँ पे रो क्या है और कॉलम क्या है? तो देखो बेटा, रो क्या होती है, अगर आप इसी डिटर्मिनेंट की बात करोगे और आप इस टाइप से पढ़ोगे, ठीक है, सो दिस इज रो। ये क्या है? ये है रो, जिसके अंदर एलिमेंट कितने हैं? हो गई R1 मतलब रो 1, इसके अंदर एलिमेंट है A11 एंड A12। ओके, अगर आप इस चीज को ऐसे पढ़ते हैं तो ये बन जाता है R2, समझे, जिसके अंदर एलिमेंट क्या मिलेंगे? A21 एंड A22। क्लियर इतनी बात स्टूडेंट्स? इसी तरह से आप इनको भी दे सकते हो, ये हो गया R1 और ये वाला रो हो गया सेकेंड रो, मीन्स R2 हो गई। क्लियर स्टूडेंट्स? तो ये हुआ रो को देखना, मतलब आपको ना इस तरह से देखना है। क्लियर? मार्कर की जरा पोजीशन देखो आप, वो ना लेटा हुआ है, ऐसे लेटा हुआ है वो, ठीक। तो इस चीज को जो बोलते हैं वो क्या होती है? रो होती है। अगर आप इसको क्या करो, ऐसे देखो, ठीक है, खड़ी पोजीशन में देखो इसको ऐसे, अब ये बन गया C1, कॉलम बन गया बेटा ये, और इसको बोल दिया कॉलम 2। तो जब खड़ा करके आप रो को देख रहे हो तो वो क्या बन गई है? कॉलम बन गई है। इसी तरह से आप इसको देखोगे तो ये कॉलम 2 हो जाएगा, और फिर आप इसको देखो, ये क्या बन गई? ये बन गई कॉलम 1, ठीक, इसको रफ कर दो, ये हो गया कॉलम 1 एंड कॉलम 2 हो गया। ओके, इससे हेल्प ये मिलेगी आपको, A11 जो लिखा है ना, A11 जो लिखा है उसका मतलब ये है कि ये रो 1 में है और C1 में है। मतलब ये जो 1 है ना, ये फर्स्ट वाला R है, ये सेकंड वाला C है, तो रो 1 C1 का एलिमेंट है ये। तो देखो क्या है, क्या रो में देखोगे तो रो में हाँ है, और कॉलम में देखोगे तो हाँ कॉलम में भी 1 पोजीशन पे है, रो में भी 1 पोजीशन पे है। क्लियर? अगर आपसे कोई बोले कि A12 कौन से कॉलम में होगा, तो आप कहोगे ये किसको डिनोट करता है? रो को, और ये किसको डिनोट करता है? कॉलम को। बोला था ना R इंटू सी का फॉर्म रखना है, कभी भी CR मत कर देना, है ना, कॉलम पहले कभी नहीं आएगा, हमेशा R और C आएगा। तो ये रो 1 में है और कॉलम 2 में है, जरा चेक करो, हाँ रो 1 में तो है ये 1 2, क्या कॉलम 2 आ गया? हाँ बेटा कॉलम 2 आ गया। अगर आप ऐसे ऐसे ऊपर अप टू डाउन देखोगे तो ये कॉलम 2 दिखेगा, है ना। तो ये हो गया डिटर्मिनेंट में एलिमेंट की पोजीशंस। क्या कहते हो, आई बात समझ में यहां तक? ये क्या है? डिटर्मिनेंट में एलिमेंट की पोजीशंस को चेक करना और एलिमेंट की पोजीशन को फिक्स कराना, ठीक है। अगर एक और एग्जांपल सिखाया जाए आपको तो ये देखो A22 लिखा है, मतलब फर्स्ट नंबर इज रो एंड सेकंड नंबर इज कॉलम। तो फर्स्ट नंबर रो है मतलब सेकंड रो है और सेकंड कॉलम है। रो कौन सी है? 2 वाली, और कॉलम कौन सी है? 2 वाली। तो देखो क्या है, क्या सेकंड रो है और सेकंड कॉलम है ना स्टूडेंट्स। तो ये बात हो गई हमारी किसकी? डिटर्मिनेंट को क्लियरिफाई करने की। इस तरह से आप इसको समझ सकते हो। ओके, अब बात करेंगे डिटर्मिनेंट का सॉल्यूशंस कैसे होता है, जरा उसको समझेंगे कि डिटर्मिनेंट की वैल्यू कैसे फाइंड करनी है आपको, ठीक। अच्छा, ये स्क्वायर मैट्रिक मैंने बताया था आपको, ठीक है, ये क्या था? स्क्वायर मैट्रिक था। अगर मैं आपसे इसमें ये बात पूछूं कि बेटा ये बताओ मुझे, आप जैसे मैंने ये लिख दिया, एक और स्क्वायर मैट्रिक्स लिख लेते हैं, इससे बड़ी वाली लिख लेते हैं ना बेटा। चलो समझते हैं। देखो एक डी मैंने बनाया, वो मैंने कुछ 3 रो और 3 कॉलम का बनाया, A11, A12, A13, फिर उसके बाद A21, A22, A23 एंड A31, A32 एंड A33। दिस इज योर डिटर्मिनेंट। और ओके, इसमें आपको सब एलिमेंट आपकी पोजीशंस वाइज मैंने फिल कर दिए हैं, आप फिल करके देखना, इनकी पोजीशंस चेक कराना, समझ में आएगा। अगर आपसे कोई बोलेगा कि बेटा यहाँ पर रो 1 बताओ, तो रो 1 आपको क्या दिखेगी? आप कहोगे सर A11, A12 एंड A13 इज रो 1, राइट। अगर कोई बोलता है कि कॉलम 1 बताओ, तो आप कहोगे A12, A11, A21, A31, ये हो गया कॉलम। तो चूज करना आ रहा है कि नहीं आ रहा है? कैसे हमको चुनना है यहाँ पर कि हाँ कौन सी रो है, कौन सी कॉलम है। अगर कोई बोलता है C3 लिखो बेटा, C3 लिखो, तो C3 कैसे लिखोगे?
यहाँ पे कॉलम 3 की बात की गई है, तो ये लो आ गया A13, उसके बाद कॉमा नहीं यूज करना है आपको, A13, A23 और A33। ये बताओ क्या सही लिखा है? A33 सही है। तो इस तरह से ना आपको रो फाइंड करना आना चाहिए और कॉलम फाइंड करना आना चाहिए, ठीक है। उसके बाद बात करेंगे बुक में और क्या क्या चीज़ें आपको समझाई गई हैं, जरा उनकी बात कर लेते हैं। हाँ, अब बात करेंगे सॉल्यूशंस की, है ना। तो आपको ना लीनियर इक्वेशन सॉल्व करनी है बेटा। लीनियर इक्वेशन में आपको ना 2 रो और 2 कॉलम की ही मैट्रिक्स मिलेगी, मतलब 2 into 2 का ही ऑर्डर मिलेगा आपको। क्यों, ऐसा क्यों है? क्योंकि आप 2 वेरिएबल पढ़ रहे हो ना बेटा, 2 वेरिएबल पढ़ रहे हो, तो वहां पर इससे बड़ा मैट्रिक्स नहीं बनने वाला, मैं पहले ही आपको बता दूं, ठीक है। तो वहां पर आपको ये कितना ऑर्डर का है? ये 3 ऑर्डर का है। 3 into 3, 3 रो है, 3 कॉलम है, ठीक है। 3 रो 3 कॉलम से 3 into 3 का ऑर्डर बन गया। बट आपको ये ऑर्डर नहीं चाहिए, आपको वो वाला ऑर्डर चाहिए जो अभी पहले बताया था, A11, A12, A21 एंड A22, ये वाला ऑर्डर आपको चाहिए, ठीक है। चलो अब इसको सॉल्व करना सीखेंगे कि ये कैसे सॉल्व होगा। आ जाओ बताते हैं। तो जो डिटर्मिनेंट है ना, वो कितना भी बड़ा बनाया जा सकता है, 3 into 3 का भी बना सकते हैं, किसी भी ऑर्डर का बन सकता है, उससे प्रॉब्लम आपको नहीं क्रिएट करना है, ठीक है। चलो समझो आके इसको देखो जरा, मैंने लिख दिया बेटा A, ये लिखा D। पहले एक एग्जाम्पल, मतलब एक स्टैंडर्ड टाइप में सिखाते हैं। ये लिखा A, ये हो गया B, ये हो गया C और ये हो गया D। तो इसका सॉल्यूशन क्या आएगा जरा उसकी बात समझना ना। इसका सॉल्यूशन के लिए ना आपको सिंपल सा इतना करना होता है कि ये जो एलिमेंट होता है ना, इसको इधर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कराओ, फिर ये एलिमेंट को इधर कराओ। इजी है। इसको फर्स्ट टाइम में इधर कराओगे तो AD आएगा और इसको इधर कराओगे तो BC आएगा। बट जब सेकेंड स्टेप में जब इसको मल्टीप्लाई कराना तो उससे पहले माइनस ले लेना। ओके स्टूडेंट्स, ये आपको हर बार यही करना है। आपको क्या क्या सिखाया मैंने कि आपको फर्स्ट टाइम में जो A11 है ना, वो A22 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, मतलब A की वैल्यू D से मल्टीप्लाई हो जाएगी। फिर उसके बाद A12 जो है A21 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, मतलब B की वैल्यू C से मल्टीप्लाई हो जाएगी। ये हो गया काम खत्म। ओके, ठीक है इतनी बात। चलो, तो यहां तक बात समझ में आ गई। ऐसे ही इसका डिटरमिनेंट का सॉल्यूशन कराना है और कुछ भी नहीं है। अगर एक एग्जांपल करा के दिखाया जाए तो ये हो गया 7 3 2 1। बताओ क्या सॉल्यूशन आएगा? तो मैंने कहा आपको इसको इससे मल्टीप्लाई करा दो, 7 1 जा 7, फिर माइनस लगा लेना, 3 2 जा 6। तो आंसर कितना आ गया? 1 आ गया बेटा। कितना आ गया? 1। क्लियर हो गई बात? तो ये इस तरह से आपको ना सॉल्यूशन करना है डिटर्मिनेंट का। खत्म हो गई बात यहां तक। अच्छा, अब बात करेंगे हम लोग आगे। उसके बाद अब हम लोगों को लीनियर इक्वेशन सॉल्व करनी है। लीनियर इक्वेशन में कैसे डिटर्मिनेंट बनेंगे, उसको कैसे सॉल्व करना है, चलो उसकी बात समझते हैं जरा, ठीक है। तो लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए ना आपके पास यहाँ पर एक मेथड दे दिया गया है, क्रेमर रूल, ठीक। डिटर्मिनेंट मेथड ये बोल लो या फिर उसको बोल लो क्रेमर्स रूल क्या होता है, उसकी बात करेंगे, ठीक है बेटा। वो यहाँ पे समझाया गया है, तो चलो बताते हैं उसको कैसे करना है। पहले एक स्टैंडर्ड तरीके से बताएंगे, फिर उसके बाद एक्सरसाइज में क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे। अच्छा समझो, आपके पास सपोज करो कि यहां पर ना ऐसे लिखा हुआ है ax + by = c। लीनियर इक्वेशन है, लीनियर इक्वेशन है, स्टैंडर्ड फॉर्म में चल रहा है अभी, ठीक है, कुछ ज्यादा हार्ड नहीं क्या। फिर उसके बाद dx + e, यहां पे स्मॉल चल रहा है तो e स्मॉल ही ले लो, ey = f। बताओ ये समझ में आया? अगर ये बात समझ में आती है तो अब डिटर्मिनेंट बनाने का तरीका क्या होता है जरा वो समझना बेटा। बहुत ही इजी तरीका है, ठीक है, बहुत ही ज्यादा इजी तरीका है। जरा समझो, यहां पर ना आपको ये जो x के साथ लिखा हुआ है ना, इनको नोट कर देना है, y के साथ जो लिखा है इनको नोट करना। बट कैसे नोट करना है? ये जो फर्स्ट वाला कॉलम और ये जो सेकंड वाला कॉलम चलेगा ना इधर, आप जानते हो ना, इसके नीचे जितना आएगा वो फर्स्ट कॉलम होगा, इसके नीचे जितना आएगा वो सेकंड कॉलम होगा, ये बताया ना मैंने। तो इसी में ना आपको फिल करा देना। पहले क्या फिल कराना है? x के साथ a लिखा है तो आप a फिल करा लो, x के साथ d लिखा है तो d फिल करा लो। फिर यहाँ पे y वाली वैल्यू फिल करानी, y के साथ b लिखा है b फिल हो गया, y के साथ e लिखा है तो e फिल हो गया। ये आपका डिटर्मिनेंट बन गया। बताओ यहाँ तक कोई प्रॉब्लम आई किसी को? आई होप आपको यहाँ तक कोई भी प्रॉब्लम ना आई हो, ठीक है। उसके बाद ना आपको क्या करना होता है, आपको dx निकालना होता है। ये एक प्रोसेस है, हर क्वेश्चन में लगेगा। dx कैसे आएगा उसको समझो। डिटर्मिनेंट में ना
x की पोजीशन को गायब कर देना, तो गायब कैसे होगी, उसकी जगह आएगा क्या सर, उसको रिप्लेस करना है ना, रिप्लेस करके उसकी जगह आएगा क्या, तो उसकी जगह ना ये जो वैल्यू आपको दिख रही है c और f की कांस्टेंट वैल्यू, इनको फिल करना है। तो आप सपोज करो a और d तो गया काम से हमारा, उसका कोई मतलब नहीं बचा, तो आपने ना यहाँ c भर दिया, यहाँ f, और पहले से क्या था y वाला वैसे ही रखना है, b और e, तो ये बनेगा dx आपका। अगर dx बना लो तो dy कर लेना, तो आपको पता है जब x बनाया तो x को हमने एलिमिनेट कर दिया, अब y बनाएंगे तो y को एलिमिनेट कर दो d में से, और ये वैल्यू वैसे ही रखूं। ओके बेटा, तो ये हो जाएगा a, ये हो गया d। फिर इसको एलिमिनेट करना है क्योंकि हम y की वैल्यू लिख रहे हैं, तो इसकी जगह क्या आएगा, यही c और f आ जाएगा। बताओ प्रोसेस समझ में आया, बहुत ही ज्यादा इजी कॉन्सेप्ट है। उसके बाद जो x की वैल्यू आती है ना क्रेमर रूल में, वो होता है dx अपॉन में d, और y की वैल्यू जो होती है वो होती है dy अपॉन में d। लो खत्म हो गया। अब आप पूछोगे सर dx क्या है, तो बेटा dx इसको सॉल्व करा देना, dy क्या है इसको सॉल्व करा देना, और d क्या है बेटा इसको सॉल्व करा देना। तीनों में जो वैल्यू आएंगी बस उसको डिवाइड कराकर आपको x और y की वैल्यू फाइंड कर लेनी है। ओके स्टूडेंट्स, समझ में आ गई यहाँ तक कहानी। एक बार और बता देते हैं कि आपको क्या करना है, जरा क्लियर कर लो। आपको टू इक्वेशन मिलेंगी जिसमें आपके x और y वेरिएबल रहेंगे, a b c आपके कांस्टेंट वैल्यूज हैं, d e f कांस्टेंट वैल्यू है। मैंने यहाँ लिखने का तरीका सिर्फ इतना बताया है कि आपको d बनाना है, और d बनाने के लिए दो लाइन लगा लेना डिटर्मिनेंट की। उसमें आपको ये जो वैल्यू होगी ना, ये जो रो तैयार होगी ये x की तैयार होगी, और ये जो रो होगी ये y की तैयार होगी। तो आप देखो x के साथ में यहाँ पर ना a लिखा हुआ, तो आप सबसे पहले उसको a फिल कराना, फिर यहाँ x के साथ d लिखा है तो ये क्या हो जाएगा, d फिल हो जाएगा। फिर उसके बाद ये जो y की रो थी ना, y का कॉलम था, y के कॉलम में आप देखो यहाँ b फिल है ना, तो आप सबसे पहले b और उसके नीचे e फिल कराओगे। क्लियर इतनी बात। फिर नेक्स्ट कॉन्सेप्ट ये कहता है कि आपको dx और dy बना लेना है। अब ये कैसे बनेगा, x वाला जब बनाना तो x को ही एलिमिनेट कर देना, और y वाला जब बनाना तो y को ही एलिमिनेट कर देना। ठीक है, कैसे करेंगे, देखो dx यहाँ पे लिखा है ना, तो यहाँ x का जो रो बनेगा वो ये बनेगा। ठीक, तो यहाँ x को एलिमिनेट कर दो। कैसे एलिमिनेट करोगे, ये जो x है ना यहाँ a और d में, तो a और d का जो वैल्यू है ना इसको रिप्लेस कर दो किसके साथ, c और f के साथ। तो देखो हमने क्या c और f फिल कर दिया, a और d हट गया। ठीक है स्टूडेंट्स, ओके। अब बात करते हैं, ये b और e जो था वो ऑलरेडी तो जैसे था वैसे ही रखा रहेगा। ठीक है, फिर उसके बाद d और y बनाने के लिए क्या करेंगे, तो dy बनाने के लिए y को एलिमिनेट कर देना, और y को एलिमिनेट करने का मतलब है a और d वैसे ही रखना है, b और e को क्या करना है, एलिमिनेट करके उसकी जगह c और f, ये जो वैल्यू होती है ना इक्वल टू के इस तरफ, उसको रखा जाता है। ये हमने रख दिया। ठीक, फिर उसके बाद मैंने ये बताया कि x को निकालने के लिए dx अपॉन d और y को निकालने के लिए dy अपॉन d यूज करना है। काम खत्म हो गया। तो ये हो गया आपका पूरा का पूरा क्रेमर्स रूल। ओके स्टूडेंट्स, बताओ किसी को कोई प्रॉब्लम है यहाँ तक? आई होप आपको ये पूरा का पूरा रूल आपको समझ में आ गया होगा। CRAMERERLUE। ओके, तो आपको क्रेमर रूल पूरा समझ में आ गया। आई होप ये पूरी चीज की समझने में मजा आई हो। अब बस इसको बचा है अप्लाई करना क्वेश्चंस के ऊपर। ओके, क्योंकि प्रैक्टिस सेट में तो क्वेश्चन ही आएंगे, उनके ऊपर अप्लाई करके समझेंगे कि करना क्या है। चलो आ जाओ देखते हैं बेटा। ओके फ्रेंड्स, चलो स्टार्ट करते हैं अब हम लोग अपना एक्सरसाइज को। एक्सरसाइज में जो क्वेश्चन नंबर 1 दिया हुआ है, फिल इन द ब्लैंक्स विद करेक्ट नंबर। फिल इन द ब्लैंक्स विद करेक्ट नंबर आपको बोला गया है, मतलब ये वही एक एक्टिविटी टाइप क्वेश्चन है। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के साथ, प्रैक्टिस सेट 1.3। देखो डिटर्मिनेंट के साथ दिया हुआ है 3, 4, 5 एंड 2। ओके स्टूडेंट्स, फिर उसके बाद ये लिखा हुआ है कि इन्होंने 3 इंटू बॉक्स एंड माइनस 4 द बॉक्स इंटू 4। आपको पता चल रहा है ये कि इसमें क्या फील होगा, बताओ मुझे इसमें क्या फील होगा, ये बात आपको समझ में आ रही है कि नहीं। फिर इन्होंने कह दिया ये हो गया हमारे पास बॉक्स माइनस 8 इज इक्वल टू बॉक्स। चलो बेटा बताओ एक्टिविटी फिल करा दें। मैंने कहा था कि जब आपको इसका सॉल्यूशन करना है, फिर आपको इसको ना सबसे पहले इसके साथ मल्टीप्लाई करना, 3 इंटू 5
तो 3 इंटू 5 हो गया। अब 2 को मल्टीप्लाई करना है 4 के साथ में, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई 4, और उससे पहले क्या एक माइनस साइन ले लेना है। ठीक है, बताओ 5 3 जा 15, माइनस की जगह पे माइनस, 4 2 जा 8, 15 माइनस 8 7। लो फिल हो गया कि नहीं हो गया? कुछ हार्ड है बेटा इसमें? कुछ हार्ड है क्या? नहीं ना, बस इतना ही आपको पूरा प्रोसेस करना है। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 की बात करेंगे। 2 में आपको 3 पार्ट दिए गए हैं। ये हो गया 2 का फर्स्ट पार्ट, मैंने बताया कि -1 7 2 एंड 4। सो -1 7 2 एंड 4। बताओ मुझे बताओ मुझे क्या करना चाहिए मुझे? तो यहां पर -1 मल्टीप्लाई 4 होना चाहिए कि नहीं? इस वैल्यू को इसके साथ मल्टीप्लाई, और ये जो वैल्यू थी इसके साथ, और उससे पहले माइनस एक साइन ले लेना है। ठीक, तो ये एक ब्रैकेट में रहेगा, उसके बाद माइनस, दूसरे ब्रैकेट में क्या 7 इंटू 4, 7 इंटू 2 है बेटा, 7 इंटू 2। बताओ मुझे -1 को 4 से मल्टीप्लाई कराओगे -4, 7 2 जा 14, एंड यू विल बी गेट माइनस माइनस प्लस, तो ये हो गया 18। हो गया आंसर बेटा। बताओ क्लियर है यहाँ तक? अगर ये क्लियर हो रहा है तो हाँ पर हाँ भरते चलो, सेशन को लाइक करते चलो, ठीक है? और साथ ही साथ अगर कंटेंट समझ में आ रहा है और अच्छा लग रहा है ना, तो सेशन को जो है ना जोर लगा के बस शेयर कर दो, ताकि सबके पास तक ये कंटेंट पहुंच सके। ठीक है बेटा, चलो अब सेकंड क्वेश्चन की बात करेंगे। 5 3 -7 एंड 0, 5 3 -7 एंड 0। सो फिर से वही चीज, 5 का मल्टीप्लीकेशन 0 के साथ में, -7 का मल्टीप्लीकेशन 3 के साथ में, तो ये तो हो गया 0, -7 3 जा 21, वो भी माइनस वैल्यू के साथ। तो बताओ मुझे क्या माइनस माइनस प्लस नहीं होता? ये लो हो गया आंसर, कितना आ गया 21 आंसर आ गया। ओके, अब बताओ मुझे नेक्स्ट क्वेश्चन जो 2 का थर्ड पार्ट दिया हुआ है उसको कैसे सॉल्व करना है। तो वो क्या दिया, ये तो कुछ ज़्यादा हाईवी बना गया ना। तो देखो कुछ हाईवी नहीं है, बस आपको लिखने का तरीका अलग हो गया। 7/3, ओके 7/3, 5/3, 5/3, 3/2, ओके 1/2। बेटा क्या करना है, इस क्वांटिटी को इस क्वांटिटी के साथ मल्टीप्लाई, फिर यहाँ वाली क्वांटिटी को इसके साथ मल्टीप्लाई, यही करते चले आ रहे हैं हर बार। डिटर्मिनेंट को यही जब आपके पास यहाँ पे 2 इंटू 2 का होना, तो बस यही मेथड आपको अप्लाई करना है। 3 के लिए चेंज हो जाएगा, जब 3 आएगा तो 3 भी समझाया जाएगा। ठीक है बेटा, चलो समझो। तो 7/3 को मल्टीप्लाई किया 1/2 के साथ में, फिर माइनस के साथ 5/3 को मल्टीप्लाई किया 3/2 के साथ में। बताओ मुझे सही चल रहा है? 7 1 जा 7, 3 2 जा 6, कुछ कट नहीं रहा है इसलिए हमने डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दिया। फिर उसके बाद 5, यहाँ देखो 3 से 3 कट हो गया, 5/2 बच गया। ओके 5/2 बच गया। अब ये बताओ मुझे, क्या यहाँ पर आप एलसीएम लेना चाहोगे? मेरे हिसाब से तो भाई यहाँ पर 6 बन जाए, अगर 6 बन गया, यहाँ पर भी 6 बन गया, तो फिर इजी हो जाएगा ना। तो आप क्या करो, यहाँ पे ना मल्टीप्लाई करा लो 3 का, ताकि 6 बन जाए। अगर नीचे कराओगे तो ऊपर भी कराना पड़ेगा। 7 - 6 15/6। इस तरह में क्या होता है ना कि ये जो नीचे 6 है ना, इसको 1 टाइम लेकर 7 - 15 ऊपर वाला एज इट इज नोट कर दिया जाता है, और फिर 15 - 7 कितना होता है? 8 होता है, बट माइनस साइन के साथ में। 2 4 जा 8, 2 3 जा 6, तो ये हो गया हमारे पास कितना -4/3 हो गया आंसर आपका। बताओ क्लियर है? ठीक है, क्लियर है ना? -4/3 आंसर हो गया, ये आपका आंसर मिल गया बेटा। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2 पूरा फिनिश एक ही बार में। ठीक है, कुछ भी ज़्यादा हार्ड हमें नहीं करना पड़ा। हाँ, अब उसके आगे बात करेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में, जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सॉल्व द फॉलोइंग सिमिल्टेनियस इक्वेशंस यूजिंग क्रेमर रूल्स। ओके फ्रेंड्स, तो ये आपको ना कैसे सॉल्व करना है? क्रेमर रूल के थ्रू सॉल्व करना है। इसको रफ कर दिया जाए, ठीक है? चलो देखो अब आप क्रेमर रूल कैसे अप्लाई करना है। अभी आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में पूरी तरह समझाया था कैसे करना है। डी फाइंड करना है, फिर उसके बाद dx फाइंड करना है, फिर dy फाइंड करना है, और फिर उसके बाद हमें एक और चीज़ आती है क्या, x की वैल्यू के लिए dx/d अप्लाई कर देना है, y की वैल्यू के लिए dy/d यूज कर देना है। ठीक है, ओके, यही कहानी तो समझाई थी, बस यही कहानी आपको फिर से रिपीट करनी है।
चलो क्रेमर रूल के अकॉर्डिंग करना है तो सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन नोट कर लेते हैं। क्वेश्चन हमारे पास दिया हुआ है थर्ड फर्स्ट पार्ट 3x माइनस 4y इज इक्वल टू 10 एंड 4x प्लस 3y इज इक्वल टू 5। इस तरह के लीनियर इक्वेशन ना आप लोग बहुत सॉल्व करके आ चुके हो ना, एलिमिनेशन मेथड यूज कर चुके हो, ग्राफिकल मेथड यूज कर चुके हो, अब आपको यूज करना है डिटर्मिनेंट मेथड। तो सबसे पहले आपको ना डिटर्मिनेंट बनाना पड़ेगा। सो d इज इक्वल टू हो जाएगा क्या, आप यहाँ x और यहाँ y फिल करते थे ना, ज़्यादा बड़ा हो गया, इसको छोटा सा बना लेते हैं ऐसे। बताओ मुझे, तो ये जो x की साथ वैल्यू लिखी है इनको लिख लो 3 और 4, फिर यहाँ पर -4 और 3 हो गया। क्लियर। साथ ही साथ ना इनकी वैल्यू भी फाइंड करते चलना। जैसे कि यहाँ पे देखोगे ये लिखा है 3 मल्टीप्लाई 3 हो जाएगा, फिर माइनस साइन यूज करोगे -4 मल्टीप्लाई 4, इसकी क्वांटिटी को इसके साथ, ये क्वांटिटी को इसके साथ मल्टीप्लाई किया है ना स्टूडेंट्स। फिर बताओ मुझे, ये हो गया 9 माइनस माइनस प्लस 4 4 जा 16, कितना आ गया 25 आ गया। किसकी वैल्यू 25 आ गई, d की वैल्यू 25 आ गई। तो ये काम तो हो गया, d फाइंड करना। अब फाइंड करेंगे क्या, अब फाइंड करेंगे dx। ये लो dx लिखा। dx कैसे फाइंड किया जाता था, जो x वाली वैल्यू होती थी, ये x के पोजीशन जो होती थी उसको यहाँ जो इक्वल टू में लिखा होता था उससे रिप्लेस करा दिया जाता है। तो बताओ मुझे कि 3 और 4 जो लिखा हुआ है इसको रिप्लेस कराओ 10 एंड 5 से। फिर आप मुझे ये बताओ, क्या इसको छूना था, इसको मैंने बताया था क्या कि इसको छू लेना, नहीं ना, इसको ऐसे ही नोट कर देना -4 एंड 3 के साथ में। फिर ये बात आती है यहाँ पर कि 10 को मल्टीप्लाई किया 3 के साथ तो 30 आ गया, 5 4 जा हो गया 20 बट माइनस वाला, और एक और माइनस तो हम लोग बाहर से लगाते थे, ये तो इसका मल्टीप्लीकेशन से -20 आया और हम लोग अपनी तरफ से एक माइनस लेते थे। तो ये हो गया 30 प्लस 20 मतलब 50। किसकी वैल्यू है, dx की वैल्यू है स्टूडेंट्स। ओके ठीक है। अब बताओ dy की वैल्यू, कहो सर, बोलो सर, यहाँ पे y को रिप्लेस कराइए d में, तो यहाँ पे 3 और 4 को तो एज इट इज नोट करना है, इसको रिप्लेस कराइए 10 एंड 5 के साथ में। तो हमने 10 एंड 5 के साथ रिप्लेस कराया, 3 5 जा 15 किया, 4 10 जा 40 किया, और उससे पहले एक माइनस साइन ले लिया, फिर आपने इसको माइनस किया तो आपके पास बच गया 25। बताइए क्लियर है यहाँ तक। तो ये हो गया dy की वैल्यू सर जी, है कि नहीं। फिर ये बताओ मुझे, अब x की वैल्यू कितनी आनी चाहिए, तो x की वैल्यू आनी चाहिए dx अपॉन में d, और फिर dx की वैल्यू कहाँ है, कहाँ है, कहाँ, ये रही, तो ये रही 50 और d की वैल्यू कहाँ है 25। बताओ 25 2 जा होता है कि नहीं होता है, हाँ बोलो यस सर होता है। तो ये d की नहीं x की वैल्यू आ गई। फिर y की वैल्यू के लिए बोला है dy अपॉन में d कर देना। dy कितना है बेटा -25 है, तो आपने पुट कर दिया -25, डिवाइड में d कितना है 25 है, तो आप 25 से डिवाइड कर दोगे, 25 बन जा 25 -1, ये हो गया y की वैल्यू। बताओ बेटा आ रही है क्वेश्चन, करने में मज़ा आ रही है ना, इजी है, कुछ हार्ड तो नहीं है। दिस इज क्रेमर रूल, बहुत इजी क्वेश्चन है, बस यही क्रेमर रूल में हर बार करना है आपको, ऐसे ही करना है और कोई भी झंझट दिमाग के अंदर नहीं पालना है, ठीक है। अगर सेशन में ये क्वेश्चन करने में मज़ा आई हो तो सेशन को एक बार शेयर कर दो बेटा, ठीक है, सबके पास पहुंचा दो ये सेशन कि हाँ यहाँ पर ना एक मस्त चीज़ चल रही है जो कि तुरंत ही समझ में आ रही है। ओके, आपके साथ में सबको फायदा होना चाहिए, ठीक है बेटा। चलो अब आगे क्वेश्चन हम लोग समझेंगे कि अगला क्वेश्चन में हमें क्या क्या बोला गया है। आ जाओ देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे साथ ये बात की जा रही है कि फिर से वही चीज दिखा दी है 4x प्लस 3y माइनस 4 इज इक्वल टू 0। तो आपको मैं बता दूं कि क्वेश्चन को ना पहले आपको ना एक बार फिर से एक बना लेना है, जैसे कि 4x प्लस 3y माइनस 4 इज इक्वल टू 0 दिया है ना बेटा। आप मुझे बताओ, क्या मैंने अभी तक बताया है कि यहाँ 0 लेना है, यहाँ पे ना इस वाली वैल्यू को ट्रांसफर कर लो। सो 4x प्लस 3y इज इक्वल टू 4, यही तो हेल्प करेगी आपकी वहाँ x की वैल्यू पुट करने में ना। फिर आपके पास क्या यूज किया गया है 6x इज इक्वल टू 8 माइनस 5y।
6x इज इक्वल टू 8 माइनस 5y। बेटा y और x तो एक तरफ होता था, ये कौन सी कहानी ये लोग क्वेश्चन में दे रहे हैं, तो कुछ नहीं है, इसको उठा के इधर ले आओ। 6x प्लस 5y इज इक्वल टू 8। लो बेटा खत्म कहानी। तो ये दो इक्वेशन आपकी रीडेवलपमेंट से आ गई। अब इन्हीं को ऊपर सॉल्व कर लो। चलो बताओ d कैसे बनेगा। सर d बनेगा 4 और 6 से, 3 और 5 से बनेगा। बेटा x के साथ 4 लिखा है, x के साथ 6 लिखा है, हमने नोट कर दिया। y के साथ 3 लिखा है, y के साथ 5 लिखा है, हमने नोट कर दिया। तो d बन के तैयार। अगर d बन कर तैयार हो गया तो आप ये भी जानते हो 4 5 जा 20 होता है, 6 3 जा 18 होता है। माइनस करेंगे तो 2 वैल्यू आएगी इसकी। बताओ d की वैल्यू फाइंड करने में कुछ हार्ड मिला आपको? कुछ भी नहीं। अब आगे बताऊं तो यहाँ पर ना dx फाइंड करने के लिए क्या करोगे, x को रिमूव करा देना है। किससे रिमूव कराना है? जो इक्वल में लिखे हैं उनसे। इसीलिए तो कहा था इसको इक्वल में ले आओ ताकि आप कंफ्यूज ना हो जाओ आगे। तो ये इक्वल में लिखा है 4 और 8, तो 4 और 8 यहाँ लिख लो और x रिमूव करा दो। ये हो गया 4, ये हो गया 8, और इसको ऐसे ही रखना है 3 एंड 5 में। चलो बताओ 4 5 जा 20, 8 3 जा 24 मीन्स -4 वैल्यू किसकी, dx की वैल्यू -4। अब उसके बाद बात करेंगे dy की वैल्यू। तो dy की वैल्यू कितनी आएगी? आप कहोगे सर y को रिप्लेस कराओ, तो 4 और 6 वैसे ही रखो। y यहाँ पर ये था, इसको रिप्लेस कराया 4 और 8 के साथ में। तो बताओ बेटा 4 8 जा 32 -6 4 जा 24, कितना बच गया? क्या 8 बच गया? कह दो यस सर 8 बच गया। माइनस के साथ, वो भी नहीं प्लस के साथ बेटा, सॉरी प्लस के साथ में 8 बच गया। ठीक है, अब ये बताना है कि x की वैल्यू को कैसे फाइंड करना है। तो dx अपॉन d के साथ फाइंड करना है। ये हमने लिखा dx, ये लिखा d। तो dx की वैल्यू कितनी? -4। ये लो -4 अपॉन d की वैल्यू कितनी? 2। तो यहाँ हमने पुट कर दिया 2। 2 2 जा 4 मीन्स -2। ये हो गया d की वैल्यू। ओके बेटा, अब यहाँ पे क्या करेंगे, dy को यूज करना है, मतलब y की वैल्यू को फॉलो करना है। तो dy अपॉन में d हो जाएगा। dy की वैल्यू है 8 हमारे पास और d की वैल्यू है 2 हमारे पास। तो आप इसको डिवाइड कराओ, 2 4 जा 8। सो y की वैल्यू कितनी आ गई? 4 आ गई। बताओ बेटा, तो हमारे पास y और सॉरी ये d नहीं x है ना, हाँ ये x और ये y की वैल्यू फाइंड हो गई। एक आया 2 -2 और एक आया 4। इजी है? इजी है ना? अगर इजी है तो फिर अगला क्वेश्चन करने की कोशिश करो मेरे साथ। बताओ मुझे क्या आएगा। अगले क्वेश्चन में x + 2y - 1 दिया है, 2x - 3y = 12 दिया है। तो चलो इसको एक बार और कर लेते हैं, समझ लेते हैं इस क्वेश्चन में और क्या क्या मिलेगा। ओके, कुछ भी हार्ड नहीं है, सब कुछ वैसा ही है, कुछ भी जो है चेंज नहीं हो रहा है। ठीक है, अगर एक क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ चुका हो तो आप बाकी क्वेश्चंस को भी कर पाओगे बहुत ही ज़्यादा इजी तरीके से। समझो, इन्होंने कहा क्या कि x + 2y = -1। ये हो गया थर्ड क्वेश्चन, x + 2y = -1। फिर इन्होंने ये भी कहा है कि 2x - 3y = 12। 2x - 3y = 12। सो 2x - 3y = 12। ओके स्टूडेंट्स, तो ये बात समझ में आई। अब ये बताओ कैसे सॉल्व करना है। इक्वल टू वाली वैल्यू इक्वल टू में मिली है, d की वैल्यू बता दो कितनी आएगी। तो आप कहोगे सर 1 आएगी। x के साथ कितना लिखा है? 1 लिखा है ना, जब कुछ ना लिखा हो तो 1 लिखा है। फिर यहाँ 2 लिखा है, y के साथ में 2 लिखा है और यहाँ y के साथ में -3 लिखा है। याद रहे माइनस साइन को साथ में लेके चलना है जब भी आ जाए। ठीक, अब बताओ 1 3 जा 3 माइनस के साथ में 2 2 जा 4 माइनस वैल्यू माइनस से प्लस होता है, ये हो गया -7। फिर उसके बाद ये बताओ कि dx की वैल्यू कैसे आएगी। तो आप इसको रिप्लेस कराओगे किसको? इसके साथ -1 और 12 के साथ। ये चीज़ वैसे ही रखी रहेगी 2 और -3। तो ये बताओ माइनस प्लस हो गया तो 1 3 जा 3 प्लस में -12 2 जा 24। तो ये कितना आ गया? -21। dx की वैल्यू आ गई। बताओ इजी चल रहा है? इजी है ना? तो फिर dy की वैल्यू कितनी आएगी? तो आएगी बेटा डिटर्मिनेंट में y को रिप्लेस कराना पड़ेगा। 1 और 2 पुट कराएंगे, यहाँ पुट कराएंगे -1 और 12। फिर कितना हो गया? 1 को 12 से कराया 12, ये हो जाएगा प्लस का 2। एक तो माइनस का ऑलरेडी आएगा, 2 1 जा 2 माइनस में आएगा और एक माइनस हम अपनी तरफ से भी लगाते थे। तो ये माइनस का 2 हो गया, ये हो गया 14। तो ये लो dy की वैल्यू आ गई।
उसके बाद x की वैल्यू कितनी आती है बेटा, बताओ मुझे। x की वैल्यू आती है dx अपॉन डी। तो dx की वैल्यू कितनी है, ये रही -21 अपॉन -7। माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, 7 3 = 21, मतलब 3 वैल्यू आ गई किसकी, x की। फिर उसके बाद आपको याद यूज करना है y। तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, dy अपॉन डी। dy की वैल्यू कितनी है, 14 है अपॉन -7 यूज करोगे d की वैल्यू को, तो यहाँ पर हो गया -7। माइनस तो कैंसिल होगा नहीं क्योंकि ऊपर माइनस है नहीं, तो 7 2 = 14। तो y की वैल्यू कितनी आ गई, -2 आ गई। खत्म बात। देखो कितना इजी है, बार बार वही स्टेप अप्लाई कर रहे हैं, बार बार वही स्टेप, और कुछ भी नहीं करना है। क्या कहते हो, इजी है ना, इजी है। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन किया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे क्या बोला है, 4th क्वेश्चन है ना, ये कौन सा था, 3rd था। हाँ ये 3rd था बेटा। 4th वाला ना आपको करना पड़ेगा क्योंकि ये ना बिल्कुल वैसे ही है, बार बार वही क्वेश्चन करा के कोई फायदा नहीं है, थोड़ी सी मेहनत आप भी कर लो, ठीक है। 4th क्वेश्चन आप लोग खुद करो और बताओ मुझे सर कैसे सॉल्व होगा, ठीक बेटा। तो ये ना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी पे मैंने 4th क्वेश्चन को छोड़ दिया है। बताओ हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, कितने लोग कहते हो हाँ सर हो जाएगा। ओके आ जाओ मेरे साथ। अब अगला क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारे पास आएगा, 4th को मैंने बोल दिया आप सॉल्व कर लेना। 6 अब 5th की बात करेंगे। 5th भी मैं अगर मैं छुड़वा देता हूँ तो सारे ही छुड़वाने पड़ जाएंगे क्योंकि सभी से। चलो 5th मैं करा देता हूँ ना। 5th में इन्होंने ये कहा था कि ये 2nd का 5th पार्ट है बेटा, ये 5th नहीं है, 2nd का 5th पार्ट है ना। इन्होंने ये कहा कि 4m + 6n = 54 है आपके पास। ओके 4m and 6n = 54, 3m + 2n = 28 है। चलो आ जाओ। क्या बोला है मैंने, डिटर्मिनेंट बनाने को बोला है। डिटर्मिनेंट बनाने को बोला है तो डिटर्मिनेंट कैसे बनेगा, m की वैल्यू क्या करो, 4 और 3 नोट कर लो। देखो ये हो गया 4, ये हो गया 3, इसकी वैल्यू 6 और 2। कैसे सॉल्व होगा, 4 2 = 8, 6 3 = 18, माइनस साइन के साथ। फिर माइनस करोगे तो 10 आ गया। ये लो सॉल्व। dx बताओ। आप कहोगे सर ये जो = में लिखा है इसको नोट कर लीजिए, 54 और 28। ये इसी पहले इसी को रिप्लेस कराते थे, x वैल्यू ये होती थी ना, बट ये x की वैल्यू नहीं, अब क्या होगा m की वैल्यू। तो आप यहाँ dm निकालो। क्या निकालोगे, dm, क्योंकि हमें m और n निकलेगा। अब x और y नहीं निकलेगा ना, अब d और m और n निकलेगा। फिर उसके बाद 54 और 28 को रिप्लेस कराया तो 6 और 2 आ जाएगा। अब बताओ 54 2 = 108 एंड इसको 6 8 = 48, कैरी 4, 6 2 = 12 एंड 4 16, माइनस साइन के साथ में। बताओ बेटा कितना आया, 8 से 8 तो वैसे ही माइनस हो गया, तो ये बच गया 60 हमारे पास माइनस में। ये हो गया dm, ठीक है। अब dy बताओ, चलो ऊपर निकाल लेते हैं। dy क्या आएगा, dy आ जाएगा, इसको रिप्लेस कराना है ना dy में, सॉरी dy नहीं चलेगा, n चलेगा ना। m और n निकालना है तो n निकलेगा। अब n की वैल्यू रिप्लेस करा दो, 4 और 3 को वैसे ही नोट कर लो। 4 और 3 नोट हो गया। अब 54 और 28, 54 एंड 28 बताओ कितना होगा, 112 होगा क्या, हाँ 112 होगा। 4 8 = 32, कैरी 3, 4 2 = 8 एंड 3 11, बिल्कुल सही है। उसके बाद 3 4 = 12, कैरी 1, 3 5 = 15 एंड 16। अब तो माइनस करें इसको, तो माइनस करने से कितना आ जाएगा, 50 आ जाएगा मेरे ख्याल से, वो भी माइनस के साथ में। आप करके देखना चाहें। 0 0 गया, 11 में 6 या 5 बचा, बस खत्म हो गई बात, ठीक। अब x की वैल्यू बताओ, सॉरी बार बार वही x और y जो है दिमाग में बैठ गया है। m की वैल्यू बताओ, तो आप क्या करोगे, dm अपॉन में d यूज कर लेना। तो क्या आएगा, dm कितना आएगा बताओ। तो dm की वैल्यू निकाली -60, तो -60 अपॉन में d की वैल्यू कितनी निकाली बेटा, -10। दिख रहा है कि नहीं, ये -10 मेरे हटने से दिखेगा ना। तो ये हो गया -10, ये हो गया 0 0 0 0, यहाँ कैंसिल हो गया, माइनस माइनस कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, बच गया क्या 6/1। नीचे 6 हो या ना हो फर्क नहीं पड़ता अपने को, ठीक। तो आंसर आ गया 6। फिर उसके बाद n की वैल्यू क्या आएगा, n की वैल्यू आएगी dn अपॉन में d। dn की वैल्यू कितनी, -50, d की वैल्यू कितनी, -10। बस वही चीज़ें हैं, घसीट पसीट के फिर से आप वही सब चीज़ें ला के रख दो। n की वैल्यू 5 आ गई। देखो कितना इजी था ये ना, मुझे एलिमिनेशन से, ग्राफिकल से, उन सबसे ज़्यादा इजी ये मेथड लगता है मुझे, और बहुत ही सुंदर, बहुत ही अच्छा मेथड है।
समझ रहे हो बात को? तो इससे ज़्यादा आसान तो अब कुछ मिल नहीं सकता बेटा, ये बात तो आप मान के चलो। अगर पूछो कि सर इससे भी ज़्यादा आसान हो जाए, तो इससे ज़्यादा तो बिल्कुल नहीं हो सकता, ठीक है। अब इससे ज़्यादा सुंदर ना और कोई मेथड आपको मिलने वाला भी नहीं है। चलो आ जाओ, अब मेरे साथ ना जो लास्ट पार्ट बचा है उसको भी सॉल्व कर लो, एक्सरसाइज यहीं पर ख़त्म करें हम लोग। समझना हाँ क्वेश्चन को। इस बार क्वेश्चन में ना थोड़ी सी चीज़ें ना घुमा दी हैं, बट वो घुमाई नहीं है, उन्होंने अपने तरीके से ना बिल्कुल सही चीज़ दी है। तो आपको ना समझ के चलना है कि कैसे अप्लाई करना है, क्योंकि वहाँ फ्रैक्शन वैल्यू भी दे दी है और नंबर्स भी दे दिए हैं, इंटीजर भी दे दिए हैं। तो ये सब चीज़ों को अप्लाई कर दिया है और बोला है कि सॉल्व करके दिखाओ अगर आपको आता है तो, ऐसा उन्होंने चैलेंज दे दिया है। चलो आ जाओ, इनको दिखा देते हैं सॉल्व आता है कि नहीं हमें। तो देखो 2x + 3y = 2, ये कौन सा है? 6 पार्ट है। 2x + 3y = 2, x - y/2 = 1/2, x - y/2 = 1/2। बोलो इजी है? y के साथ में 1/2 दिख ही रहा है, x के साथ में 1 दिख ही रहा है, तो प्रॉब्लम कहाँ पर है? कहीं नहीं है। तो क्या करना चाहिए हमें? दूसरा तरीका ये भी कहता है कि आप इसको सॉल्व करा लो, चाहे कैसे। यहाँ पर ना 1 कर लो तो ये हो जाएगा 2 × 1 = 2, 2 को इधर करोगे 2x, 1 को इधर मल्टीप्लाई करोगे y, ये हो गया 1/2। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो आपका आ जाएगा 2x - y = 1। लो ये हो गई वैल्यू और ये हो गया एक इक्वेशन। अब इन दोनों को मिलाकर d बनाया जाए तो बताओ d कितना आएगा? d आएगा डिटर्मिनेंट में x के साथ में है 2, यहाँ भी x के साथ में है 2, यहाँ y के साथ में है 3, यहाँ y के साथ में -1। सॉल्व करो बेटा, बताओ तो d की वैल्यू कितनी आई? तो d की वैल्यू आ गई 2 × 1 = 2 -2, 2 × 3 = 6 -6, तो कितना आ गया? -8। बताओ ठीक है। फिर उसके बाद x की वैल्यू कौन सी? dx की वैल्यू। dx की वैल्यू कैसे? आप ना ये 2 और ये 1 को रिप्लेस करा दो इस x की पोजीशन से, यहाँ 2 और ये 1, 3 और -1। सॉल्व कराओ, 2 × 1 = 2 माइनस में, 3 × 1 = 3 माइनस में, तो कितना आ गया? -5 आ गया। ये हो गया dx। ओके स्टूडेंट्स, क्लियर आ रहा है? क्लियर समझ में आ रहा है? फिर उसके बाद dy बनाएंगे और dy को बनाने के लिए 3 और -1 रिप्लेस करा देना है। 2 और 2 को वैसे ही रखो, तो 3 और -1 रिप्लेस होने के बाद क्या देगा? यहाँ पर 2 और 1 देगा, तो हमने 2 और 1 लिख लिया। 2 × 1 = 2, 2 × 2 = 4, कितना आ गया? -2 आ गया। ये लो dy हो गया। बोलो आती है बात समझ में यहाँ तक? फिर उसके बाद x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? x की वैल्यू आ जाएगी dy/d, तो dy की वैल्यू -2 और d की वैल्यू कितनी आ गई? -8, माइनस कैंसिल, 2 × 4 = 8, मतलब 1/4। y की वैल्यू की बात करेंगे तो y की वैल्यू हमारे पास dy/d होती है, dy/d होती है। फिर ठीक है, तो dy कितना है? -2 है अपॉन d -8, माइनस कैंसिल, 2 × 4 = 8, वही वैल्यू आ गई। क्या हमने कुछ गलत किया क्या रखने में? हाँ गलत हो गया, गलत हो गया ना। क्या गलत हो गया? ये वैल्यू यहाँ पे गलत हो गई। dy जो यहाँ dx आएगा, एक्चुअली में dx आएगा, dx की वैल्यू -5 आएगी, d की वैल्यू आएगी हमारे पास -8, तो -8 माइनस कैंसिल हो गया, 5/8। ये हो गया आप सही आंसर। ठीक है, दोनों सेम आ रहा था तो हमको लगा कुछ गड़बड़ हो गई। बताओ बेटा, इजी है? मज़ा आई क्रैमर रूल सीखने में? तो ये आज आपने प्रैक्टिस सेट 1.3 मेरे साथ कंप्लीट कर ली है। आज के सेशन में अगर आपको मज़ा आई हो तो इस सेशन को सबके पास तक पहुंचाओ, शेयर करो अपने फ्रेंड्स के साथ में और उनको बताओ कि हाँ यहाँ पर स्टैंडर्ड 10th की मैथ सॉल्व हो रही है। क्लियर स्टूडेंट्स? अगर आपको ये सेशन समझ में आया हो, अच्छा लगा हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को जरूर प्रेस करना। ओके फ्रेंड्स, तो उसी के साथ में आज हम लोग ये सेशन को यहीं पर ख़त्म करते हैं। बाय ऑल ऑफ यू, टेक केयर, स्टे होम एंड स्टे सेफ।